हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोंड जनजाति। जो गोंड जनजाति का जो प्राचीन इतिहास था वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, पर मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की पहली है भील और दूसरी कौन सी है? गोंड जनजाति। और विस्तार के आधार पर कहा जाए तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के विस्तार के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति। अब गोंड जनजाति है तो गोंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई कोंड से। कोंड तेलुगु भाषा का एक शब्द है। कोंड क्या है? तेलुगु भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है, कोंड का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो ये जो गोंड जनजाति है ये स्वयं को क्या कहलाना पसंद करती है? तो कोयतुर कहलाना पसंद करती है ना। और विस्तार के आधार पर मैंने आपको बता दें कि विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। कोयतुर का मतलब, ये अपने आप स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? कोयतुर। तो कोयतुर का मतलब क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य होता है। कोयतुर का अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी मनुष्य होता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार इतनी इनकी जनसंख्या आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आधे से अधिक भाग पर गोंड जनजाति निवास करती है। फिर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश सभी जिलों में गोंड जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश सभी जिलों में गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति प्रकृति की कोख में किसी भी पहाड़ी या नदी किनारे रहना पसंद करती है। अर्थात गोंड जनजाति है वो प्रकृति अर्थात पहाड़ों में रहना पसंद करती और नदी किनारे रहना पसंद करती है। जो गोंड है ना वो अधिकांश गोंड के जो गांव होते हैं, गोंड जनजाति के जो गांव होते हैं वो प्रकृति से दूर होते हैं। दूर कहाँ पर? जंगलों में निवास करते हैं। गोंड प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति वो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, अर्थात ये कहाँ पर? पहाड़ों में निवास करते हैं। इसलिए उनको गाँव में रहना पसंद नहीं है, पहाड़ों में रहना पसंद है। ठीक है, आगे। गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवास करती। गोंड जनजाति क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवास करती, परंतु इसका अधिकांश संकेंद्रण, मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश में तो निवासरत है, परंतु अधिकांश कहाँ पर निवास करती? तो ये नर्मदा के दोनों किनारे की ओर निवास करती। इनको नर्मदा नदी के किनारों के पास निवास करती अधिकांश। ठीक है, गोंड जनजाति वो बाहुल्य जिले, मतलब कौन कौन सी ये गोंड जनजाति है ना, कौन कौन से जिलों में अधिकांश से निवास करती? तो ये नर्मदा के किनारे है। ठीक है, तो नर्मदा किनारे इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, उसको बोलते हैं नर्मदापुरम, बालाघाट, शहडोल, मंडला और सागर, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में निवास करती। अधिकांश इन जिलों में निवास करती। और व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उपजातियां। क्या पड़ती? उपजातियां। तो व्यवसाय के आधार पर तो पहली कौन सी? अग्रिया जनजाति जो उपजाति है, किसकी? गोंड की उपजाति अग्रिया जनजाति। ये क्या काम करती है? लोहे का कार्य करती है। लोहे का कार्य करने वाली को अग्रिया कहा जाता है। प्रधान या पंडिताई ये क्या काम करती है? पूजा पाठ का काम करने वाली जनजाति होती है। ठीक है, उपजाति होती है। फिर ओझा क्या करते? तांत्रिक क्रिया करने वाली, मतलब तांत्रिक क्रिया जब झाड़ फूक का काम करने वाली को कहा जाता है ओझा। फिर कोयला भूतिस क्या होती है? नाचने गाने वाली होती है। ये जनजाति क्या करती है? नाचने गाने का काम करती है। सोलहस क्या करती है? बड़े गिरी का काम करने वाली जनजाति होती है। नागारची क्या होती है? कोयले का काम करने वाली होती है। ठीक है, तो इसकी उपजातियां कौन कौन सी? गोंड की अग्रिया है, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस और सोलहस और नागारची होती है। ठीक है, आगे और इसकी उपजातियां हैं वो पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडों की 50 उपजातियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंडों की कितनी? 50 उपजातियां पाई जाती, पर उसमें से कुछ निम्न है जो इंपॉर्टेंट है, वही उपजातियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली प्रधान है, अग्रिया, ओझा, नागारची, सोलहस और कमार जनजाति। कमार जो उपजाति है ना वो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जाति है। कमार है वो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। फिर कुलस्ते, टेकाम, सरियास, पोहे, पावले और मडियार, मुड़िया और कोयला भूतिस, ये इतनी उपजातियां होती है। किसकी? गोंड की उपजातियां है ये। ठीक है, गोंड जनजाति 2 प्रकार की होती है। गोंड जनजाति को संपत्ति के आधार पर, अभी अपन ने किसके? व्यवसाय के आधार पर पढ़ी। अब कौन से पढ़ते? संपत्ति के आधार पर। तो संपत्ति के आधार पर गोंड 2 प्रकार के होते हैं। एक गोंड होते हैं राजगोंड होते हैं और एक धूर्गोंड होते हैं। राजगोंड जो ऐसे होते हैं जो कि शासक वर्ग के होते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा जमीन होती है, अर्थात ये अमीर होते हैं। जो शासक वर्ग के होते हैं गोंड वो अमीर होते हैं। और धूर्गोंड कैसे होते हैं? सैनिक वर्ग के होते हैं। यह गोंड गरीब होते हैं। ये लोग राजगोंड के यहाँ काम करते हैं। जो धूर्गोंड होते हैं ना वो राजगोंड अमीर होते हैं, उनके यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जमीन नहीं होती। जो धूर्गोंड है इनके पास जमीन नहीं होती और ये सैनिक वर्ग के होते हैं। जहाँ जो राजगोंड है जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ काम करते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ते? गोंड जनजाति की मुख्य भाषा। अब गोंड जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो गोंड जनजाति मुख्यतः गोंडी भाषा बोलती है। ठीक है, तो ये गोंडी भाषा है ना, इसको 2019 को मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। 2019 में गोंडी भाषा है ना उसको मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। और गोंड जनजाति की और भी भाषाएं, जैसे गोंडी हो गई, फिर कौन सी? डोरली, हल्बी और भत्री, ये भाषा भी बोलते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति अपनी संस्कृति में अडिग होते हैं। गोंड जनजाति अपनी संस्कृति के प्रति अडिग होते हैं। ठीक है, फिर इनका पढ़ते हैं जन्म संस्कार। क्या पढ़ते हैं? जन्म संस्कार। तो नवजात शिशु के जन्म गोंड
गोंड समाज में अन्य जनजाति की तरह शुभ मानते हैं। मतलब कि गोंड जनजाति में शिशु जन्म के अवसर पर अन्य जनजातियां खुशी मनाती, वैसे ही ये क्या करती है, गोंड जनजाति भी शिशु जन्म को शुभ मानती है। ठीक है। आदिवासी संतान प्राप्ति की कामना से अधिक प्रफुल्लित, मतलब अधिक खुश होते हैं। आदिवासी क्या करते हैं, अधिक संतान प्राप्ति की कामना हेतु अधिक खुश होते हैं। अधिक संतान इनके परिवार की समृद्धि की निशानी होती है। ऐसा माना जाता है जनजातियों में कि अधिक संतान हो तो उस परिवार में खुशहाली या समृद्धि की निशानी होती है, उसका प्रतीक होता है। ठीक, ऐसा कहा जाता है। गोंडों में पुत्र या पुत्री अर्थात लड़का या लड़की को समभाव अर्थात समान रूप से देखा जाता है। गोंड जनजाति में लड़का या लड़की को समान भाव से देखा जाता है, इनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। गर्भधान के लक्षण प्रकट होते ही गृहिणी अर्थात स्त्री का सम्मान बढ़ जाता है। जो गर्भधान मतलब गर्भधान के समय उनके लक्षण प्रकट होते ही गृहिणी का सम्मान बढ़ जाता है। और जो राजगौंड होते ना, वो प्रथम बार गर्भाधान के समय, मतलब जो राजगौंड जो अमीर होते ना, उनके यहाँ क्या होता है, प्रथम बार गर्भाधान के समय है ना, क्या लक्षण दिखाते हैं, उनके यहाँ का कुल देवी या फिर देवी देवताओं का पूजन करते और क्या करते, उत्सव मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो लक्षण दिखते हैं, देवी देवता या फिर कुल देवी की पूजन करते हैं। कौन, जो राजगौंड होते हैं वो। ठीक, प्रसव पीड़ा होते ही 2-4 शानी महिलाएं अर्थात बूढ़ी महिलाएं क्या करती है, प्रसव का कार्य करती है। क्या होते, प्रसव पीड़ा होने के बाद, मतलब प्रसव पीड़ा होने लग जाती, उसके बाद 2-4 शानी महिलाएं अर्थात बूढ़ी महिलाएं गांव जो प्रसव का कार्य करवाती। बच्चे को दाई अर्थात बोरोसिन तेल मालिश करती, मतलब प्रसव हो जाता उसके पश्चात बच्चे को दाई या फिर उसको क्या कहा जाता है, बोरोसिन भी कहा जाता है, जो क्या करती, बच्चे को तेल मालिश करती है। फिर छठे दिन क्या कहा जाता है, छठे दिन कौन सी प्रथा होती है, तो सोवर उठाई की प्रथा होती है। छठे दिन गोंड जनजाति में क्या होती है, सोवर उठाई की प्रथा, जिसे क्या कहा जाता है, छठी पूजा कहा जाता है। ठीक है, छठे दिन क्या करते हैं, सोवर उठाई की एक रस्म होती है, उसमें उसे क्या कहा जाता है, छठी पूजन कहा जाता है। इस दिन जच्चा बच्चा को नहलाकर शुद्ध कर दिया जाता है। उस दिन बच्चे को अच्छे से नहला दिया जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। और रात्रि में क्या कहा जाता है, और रात्रि में ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। ऐसी कौन सी जनजाति जिसमें बच्चे को रात्रि में ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है, तो वो कौन सी है, गोंड जनजाति। उसमें बच्चे को रात्रि में ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। नामकरण का कार्य 12वें दिन किया जाता है। नामकरण का कार्य क्या किया जाता है, 12वें दिन किया जाता है गोंड जनजाति में। फिर रात्रि में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। नामकरण 12वें दिन किया जाता है, उसी रात्रि में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। ठीक है, पार्वती माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर इनकी शारीरिक विशेषता किस प्रकार होती है, गोंड जनजाति के जो लोग हैं ना, उनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार होती है, तो गोंड जनजाति द्रविडियन मूल की होती है। गोंड जनजाति क्या होती है, द्रविडियन मूल की होती है। सामान्यतः इनकी कद काठी छोटी होती है, मतलब इनकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। और रंग काला होता है, क्योंकि पहाड़ों में रहने के कारण इनका रंग क्या हो गया, काला हो गया। मोटे होठ हो गए, चपटी और बड़ी और चपटी नाक हो गई हो, चौड़े मुँह और सीधे बाल वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, इनका रंग काला होता है, मोटे होठ होते हैं, बड़ी अर्थात चपटी नाक होती है, चौड़े और मुँह और सीधे बाल वाले होते हैं। ठीक है, अब इनका आगे पढ़ते हैं निवास स्थान। फिर इनका निवास स्थान पड़ते, तो गोंड जनजाति अधिकांश घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों पर निवास करती है। मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये कोयतुर अपने आप को क्या कोयतुर कहलवाते, मतलब पर्वतीय मनुष्य। तो ये पर्वतों में रहेंगे ना, घने जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों में निवास करती है। समतल भूमि या मैदानी क्षेत्र पर इनका निवास कृषि योग्य भूमि अर्थात सुरक्षा के लिए होता है। जो समतल भूभाग होता है ना, उस मैदानी क्षेत्र था, वहाँ पर क्या करते हैं, कृषि योग्य भूमि होती है, वहाँ पर कृषि करते और सुरक्षा के लिए होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके घर प्राय कैसे होते हैं, घर कैसे बने होते हैं, इनके घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं। इनके घर किस प्रकार बने होते हैं, घास फूस एवं मिट्टी के बने होते हैं। इनकी वेशभूषा, अब ये क्या क्या पहनते हैं, इनके गहने क्या है। ठीक है, तो गोंड पुरुष अधिकांश कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। जो गोंड पुरुष होते हैं ना, वो कमर के नीचे अधिकांश वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां आभूषण एवं गुंदवाने का अत्यधिक प्रचलन होता है। गोंड जनजाति में क्या करती है, स्त्रियां आभूषण पहनती है और क्या करती है, गुंदवाना उनका अत्यधिक प्रिय होता है। ठीक है, पीतल, मोती, गिल्ट, मूंगा आदि का प्रचलन होता है। जो आभूषण पहनती है वो कैसे, पीतल के होते हैं, मोती होती है, गिल्ट, मूंगा, और इनका प्रचलन अधिक होता है। गोंड स्त्रियां बाल्यकाल में ही गुंदवाने की प्रथा होती है। जो गोंड स्त्रियां होती है ना, वो छोटी बच्चे ही रहते, उसी समय से इनको गुंदवाने का अधिक, मतलब इनमें प्रथा होती है कि जो बच्चे छोटे से ही रहते ना, उनको गूंदने की प्रथा होती है। गूंदने का कार्य, जो गूंदने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, गोधारीन कहा जाता है। आभूषण क्या होती है, जैसे पेरा, सतुआ और हमेला और जूरिया, जो ये आभूषण होती है जो गोंड जनजाति की स्त्रियां पहनती है। आगे पढ़ देंगे, फिर इनकी आगे और इनके वर्णन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।